अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है 11 और हम CSS को सीरीज़ हमने CSS की स्टार्ट की हुई है, जिसके अंदर जो है हमने काफ़ी ज़्यादा CSS की प्रॉपर्टीज़ को देख लिया हुआ है। अब हम मज़ीद उसको जो है वो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो थोड़ा सा मैं जो है ना इसका पुराना रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको अगले जो टॉपिक हैं वो समझने में आसानी रहे। तो सबसे पहले तो CSS होती क्या है, CSS हम किधर इस्तेमाल करते हैं, ये जो नए लोग हैं ये हर जब तक हमारा कोर्स ख़त्म नहीं होगा पुरानी चीज़ें आपके जहन में होंगी, तभी आपको एक अगली चीज़ जो है वो समझ आएगी। तो इसलिए मैं हर लेक्चर में थोड़ा सा पुराना जो है वो रिपीट कर देता हूँ ताकि अगली चीज़ें जो है वो समझ आती रहें आपको। जिस तरह हमने जो मेन टॉपिक था जो हमने HTML के अंदर CSS का कवर नहीं किया था वो था सेलेक्टर्स। ठीक है, सेलेक्टर्स एक बहुत ही अहमियत इसकी है CSS के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल आप फ्रंट एंड डेवलपर की किसी भी जॉब का इंटरव्यू देंगे तो पॉसिबल ही नहीं है वो आपसे सेलेक्टर्स का ना पूछें। वो सेलेक्टर्स का आपसे मस्ट क्वेश्चन करेंगे कि इस बंदे को सेलेक्टर्स का पता है या नहीं। सेलेक्टर्स इसलिए ज़रूरी हैं कि आप, जाहिर सी बात है, आप जब क्लास डिक्लेयर करते हैं तो आपने किसी खास एलिमेंट के ऊपर वो क्लास जो है वो इम्प्लीमेंट करवानी होती है। ज़रूरी नहीं कि वो आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डिव की क्लास एक बनाई है तो आप चाहते हैं कि ये खास किस्म की डिव पे ही इम्प्लीमेंट हो, मगर बाकी डिव जो है उसके अंदर ये इम्प्लीमेंट ना हो। एक क्वेश्चन बनता है ना आपका, आपको भी पूछना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, ये पूछेंगे तो तभी आपको समझ आएगी सारी चीज़ों की। तो उसमें क्या होता है कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस डिव के ऊपर चाहें आप उसको लगा सकते हैं, जिस डिव के ऊपर चाहें उसको आप ख़त्म कर सकते हैं। तो सेलेक्टर्स का बेसिकली ये मकसद है। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल एक रियल वर्ल्ड की एग्ज़ाम्पल है, 30 बंदों की टीम जो है वो वर्ल्ड कप के लिए आती है तो उसमें से सेलेक्ट कितने होते हैं? 15। मतलब कि उनमें से जो मज़ीद अच्छे लोग हैं, ठीक है, उनको जो है वो सेलेक्टर जो है वो सिलेक्ट करते हैं उनकी परफॉर्मेंस की बेस पे। उसके अलावा जब वो 15 बंदे सेलेक्ट हो जाते हैं फिर उनमें मज़ीद 11 प्लेयर जो है वो सिलेक्ट करते हैं। आपने T20 वर्ल्ड कप में देखा है कि वो सारी चीज़ें जो है वो आप इसी तरह सेलेक्टर्स भी काम करते हैं। आप अपनी आपकी मर्ज़ी है, जिसके ऊपर मर्ज़ी आप लगा सकते हैं CSS, और जिसके आपने ऊपर नहीं आपने लगानी उसके ऊपर आप ना लगाएं। इसकी एग्जांपल्स प्रैक्टिस जितनी हो सके वो करें। यही सबसे मेन टॉपिक है CSS के अंदर और इसी का ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। उसके बाद कमेंट्स को हमने देखा। कलर्स CSS के अंदर अपनी मर्ज़ी के इसमें मज़ीद कम्बिनेशन है कलर्स की। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप हेक्साडेसिमल में रेड ग्रीन ब्लू और कोड के थ्रू या नेम के थ्रू आप वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा बैकग्राउंड का बड़ा ज़रूरी था कि बैकग्राउंड इमेज का कैसे लगाना है, वो मैंने आपको प्रॉपर जिनको इशू आ रहा था वो मैंने उनको समझा भी दिया था कि कैसे आपने जो है वो बैकग्राउंड लगाना है इमेज का, या जिसका भी पीछे कलर का बैकग्राउंड या इमेज का बैकग्राउंड। वीडियो का बैकग्राउंड भी आप लगा सकते हैं, जो हम मज़ीद इसकी जब डेप्थ में जाएंगे CSS की तो वो भी हम देखेंगे कि वेबसाइट के पीछे अगर कोई वीडियो लगानी है तो वो कैसे आप लगा सकते हैं। उसके बाद बॉर्डर्स को हमने देखा। वेबसाइट के बॉर्डर्स को आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। फिर उसमें मार्जिन और पैडिंग था, और हाइट विड्थ आप किसी भी टेबल की, किसी भी इमेज की, किसी भी एलिमेंट की हाइट विड्थ जो है वो CSS की मदद से आप चेंज कर सकते हैं। फिर बॉक्स मॉडल, आउटलाइन, टेक्स्ट, ठीक है, फ़ॉन्ट्स, आइकन्स। फ़ॉन्ट्स इसमें बड़े ज़रूरी थे। ये इसलिए ज़रूरी थे कि ज़्यादातर वेबसाइट में जो है वो फ़ॉन्ट ही इस्तेमाल होते हैं। ये अपना काइंडली जाना माइक अपना ऑफ़ कर लें, ये जिनका भी है ये ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखा करें इसका। अच्छा, अब हम उसके बाद हमने फ़ॉन्ट्स को देखा था, आइकन्स को देखा था। कोई भी वेबसाइट आप ओपन करें तो ज़्यादातर आपने इसकी प्रैक्टिस जो है वो खूब करनी है। ठीक है, कोई भी वेबसाइट ओपन करें, फॉर एग्ज़ाम्पल UOG की ही ज़्यादातर मैं एग्ज़ाम्पल आजकल दे रहा हूँ ताकि वो सब से फेमिलियर है वेबसाइट, इसलिए मैं उसकी। अब जैसे कि किसी भी वेबसाइट में फ़ॉन्ट्स का जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसमें तो सिंपल एक H का टैग लगा हुआ है, हेडिंग का उसको अंडरलाइन किया हुआ है। एक बटन है जिसका बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड है,
जैसे ही मैं उसके ऊपर जो है वो होवर करता हूँ तो उसका कलर जो है वो डार्क रेड हो जाता है। इसी तरह बाकी ये CSS की मदद से हमने बटन, इससे पिछला जो लेक्चर है उसमें हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं कि किस तरह आप जो है वो लगा सकते हैं। अब इसमें आइकन किधर इस्तेमाल हुए हैं ये आप देखें। ये एग्जामिनेशन के ऊपर जो पेंसिल का बना हुआ है ब्लू कलर का ये आइकन है। फिर ये जो टेंडर के ऊपर और ये स्कॉलरशिप के ऊपर जो ये बना हुआ है कैप सी बनी हुई है ये जो है वो आइकन है। तो ये सारे आपको लगाने पड़ते हैं CSS की मदद से। जो हमने काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल हमने देखी भी थी, मैंने टास्क भी आपको दिया था। कार का आइकन आप किस तरह लगा सकते हैं, बेल का आइकन, मुख्तलिफ वेबसाइट्स में ये जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो उम्मीद है कि आइकन की भी आपको समझ आ गई होगी। जिसमें अब ये देखें, अब ये जिस तरह अब ये कैलेंडर के आइकन्स हैं, ये मुख्तलिफ आप चीज़ें ओपन करें तो उसके अंदर अब ये देखें साथ ये फेसबुक का है, ट्विटर का है, ये सारी चीज़ें, ये फ्लिकर का है और ये UOG मेल है। तो ये सारे अब ये सर्च शेयर, ये सारी चीज़ें आइकन के थ्रू आप CSS के अंदर इसको लगा सकते हैं। फिर उसके बाद सारा कुछ मैंने जो है वो पुराना रिपीट कर दिया है ताकि आपको अगले टॉपिक को समझने में आसानी हो। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जो है लिस्ट। HTML के अंदर हमने लिस्ट को पढ़ चुके हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है और ऑर्डर्ड लिस्ट है, मगर हमने मज़ीद अगर इसकी स्टाइलिंग करनी हो नंबर में लिखना हो या रोमन उर्दू में लिखना हो, जो भी इसमें रोमन इंग्लिश है उसके अंदर आपने लिखना हो, अल्फ़ाबेट्स में लिखना हो, तो आप अपनी CSS की मदद से आप उसकी मज़ीद प्रॉपर्टीज़ को जो वो चेंज कर सकते हैं। अब ये देखें, लिस्ट स्टाइल टाइप सर्कल करेंगे तो सर्कल हो जाएगी, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगी, अपर रोमन करेंगे तो रोमन में आ जाएगी, लोअर अल्फ़ा करेंगे तो लोअर अल्फ़ा में चली जाएगी। इसको अगर हम प्रैक्टिस करके देखें तो आप ये इसका देख सकते हैं कि ये सर्कल में है, ये स्क्वायर में है, ये फिर अपर रोमन में है, ये लोअर अल्फ़ा में है, मतलब कि जो छोटे अल्फ़ाबेट्स हैं ABC के वो आ जाएं। तो ये सारी चीज़ें लिस्ट के अंदर आप लगा सकते हैं और ये क्लास इसने यूज़ की है। अब ये देख सकते हैं कि इसमें क्लास उसने डायरेक्ट यूज़ कर ली है। तो अब हम चलते हैं इसकी मज़ीद इसकी एग्जांपल को देखते हैं। फॉर एग्जांपल इमेज भी आप लगा सकते हैं। ये ग्राफिकल इमेज इसने लगाई हुई है लिस्ट के। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई पुरानी वेबसाइट अगर आप ओपन करें ना, PPSC की वेबसाइट में ओपन करता हूँ, उसके अंदर ये लिस्ट के साथ जो है ना ये इमेज यूज़ हुई है। अक्सर मैंने वो देखा है PPSC की वेबसाइट में। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, ये जो आप नज़र आ रहा है ना न्यू, ये है लिस्ट, मगर ये जो भी मैं आपको टॉपिक पढ़ाने लगा हूँ इसको ये काम हुआ है इसके अंदर। मतलब कि इस वेबसाइट के अंदर उन्होंने GIF ही इम्प्लीमेंट की है। जो ब्लिंक कर रहा है उसको सिंपल उन्होंने लिस्ट की प्रॉपर्टी जो है वो सेट कर दी। अगर इसका कोड भी आप देखेंगे तो आपको यही कोड उसका मिलेगा जो अभी मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ। तो ये बिल्कुल एक सादी सी वेबसाइट है। हेडर, उसके हेडर के पीछे एक पिक्चर लगी हुई है, उसमें यही लिस्ट को उसने जो है वो बना मेन्यू में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। ये इसका लेफ़्ट साइड बार है और ये इसका राइट साइड बार है। उसके अंदर जो है वो सारा सिर्फ ये पैराग्राफ और ये पिक्चर लगी हुई है, ये डेटा उन्होंने सेट कर दिया। इसके अलावा इसका कोई कोड नहीं है। यही बैकएंड पे मेन चीज़ है इसकी। बैकएंड पे ज़रा अच्छी वर्किंग है इस वेबसाइट की, मगर फ्रंट एंड का आपको मैंने बता दिया यही है इसके अंदर जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जिसकी एग्जांपल हम देंगे। तो जो हम पढ़ रहे हैं वो ये ब्लिंक कर रहा है ना, ये आज की एग्जांपल हमने देखी है। ये इसने GIF की इमेज लगाई हुई है। इसी तरह ये आप लिस्ट स्टाइल इमेज की प्रॉपर्टी का यूज़ करके उसका URL आप दे सकते हैं। इसका आपने खास ध्यान रखना है, जिधर आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है उसका ही आपने उसी तरह ही उसका पाथ देना है, तो आपकी लिस्ट के आगे जो है वो लग जाएगी। उसके बाद पोजीशन लिस्ट, आइटम मेकर्स, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, इसको हम देख लेते हैं। इसकी ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, जो ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेगा वो ज़्यादा एक्सपीरियंस उसका हो जाएगा। ठीक है, इसने भी वही प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है इधर। फिर इसमें स्टाइल लिस्ट विद कलर्स को यूज़ करके भी आप लिस्ट को स्टाइल कर सकते हैं, जिस तरह के आप देख सकते हैं। इसमें मज़ीद उसने CSS की प्रॉपर्टीज़ को जो है वो यूज़ कर लिया। अब हम टेबल्स की तरफ चलते हैं।
जिस तरह HTML में टेबल्स इंपॉर्टेंट थे, इस तरह CSS में भी टेबल इंपॉर्टेंट हैं। अब इसमें CSS में टेबल क्यों इंपॉर्टेंट है, आप ये देखें उसका, जिस तरह उसने ये ग्रीन कर दिया और उसके पीछे ग्रे कलर है, फिर नीचे वाले में वाइट है, फिर उसके नीचे ग्रे है, फिर वाइट है। आप अपनी मर्ज़ी से टेबल को जो है वो स्टाइलिश बना सकते हैं। जिस तरह कि अगर मैं इसकी एग्ज़ाम्पल ओपन करूं तो आप ये देख सकते हैं कि उसने आईडीज़ का इस्तेमाल किया है इसके अंदर, और इसके अंदर सब क्लासेस का भी इस्तेमाल हुआ है। तो ये आप, इसका मतलब ये है कि जो इवन TR हैं, टेबल रोज हैं, इवन उसका जो कलर है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट हो, और जो बैकग्राउंड और जो होवर हैं, होवर जब करें तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। ये एक नई चीज़ थी इसमें। ये CSS की मदद से आप ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आपने ये इसमें चेंजेस कर दी हैं। तो ये जो वाइट, ये तो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो रहा है, मगर ये जो होवर जब करें तो फिर ये इसका कलर चेंज हो, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसको आप देख लें। वही उसने आईडी बनाई है, TR में होवर में उसको लिख दिया। जैसे हम होवर करेंगे तो उसका ये बैकग्राउंड कलर जो है वो इसमें चेंज हो जाएगा। इसी तरह पैडिंग, और पैडिंग टॉप पे पैडिंग कितनी है, बटन में कितनी होनी चाहिए, टेक्स्ट अलाइन लेफ़्ट है, बैकग्राउंड कलर वाइट, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला आपसे भी अभी पूछते हैं, थोड़ी सा एग्जांपल आपसे लेते हैं। आप इसका देख सकते हैं कि इस सारे टेबल में जो है वो सिंपल एक आईडी, कस्टमर्स, एक ही आईडी के अंदर सारी चीज़ें मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। अब ये देख सकते हैं कि ये 2 आईडीज़ हैं, कस्टमर की और TH की, और उसी तरह उसने ये TR को, TH को, हर एक लहदा। अब ये वाले जो कस्टमर है, ये ओवरऑल फॉन्ट ये ओवरऑल इम्प्लीमेंट हो रहा है, मतलब कि जिसमें भी कस्टमर आएगा सब पे ये CSS इम्प्लीमेंट हो जाएगी। बॉर्डर कोलैप्स की प्रॉपर्टी टेबल में बहुत यूज़ होती है। विड्थ की प्रॉपर्टी मतलब कि डिवाइस के मुताबिक, जो भी डिवाइस हो उसके मुताबिक वो 100% उसको सेट कर दे। फिर TD और TH का जो है वो बॉर्डर क्या होना चाहिए, 1px सॉलिड ग्रे। आप देख सकते हैं कि इसका ग्रे बॉर्डर है। तो आप इसको अपनी प्रैक्टिस के लिए आप इसको चेंज करके भी चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसका जो है वो बॉर्डर चेंज किया है, तो ये चेंज हो गया है। इस तरह ये सबसे आसान तरीका है किसी भी ख़ास तौर पे CSS को समझने का। अगर आप चेंजेस करके देखेंगे तो कम से कम आपको वो समझ आ जाएगा। अब ये देखें, चारों तरफ से जो लेंथ थी, जो उसकी स्पेस थी, वो चेंज हो गई। पैडिंग का आपने ये इसका बताना है। अच्छा, अगर मैं इसमें अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ ले, क्योंकि आगे मैंने फिर आपसे ही पूछना है। इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी, कोई ऐसी चीज़, कोई चीज़ जो आपको समझ ना आई हो तो वो आप पूछ सकते हैं। सारा क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है, चलें हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब ये तो ऑलरेडी हम जो है वो पढ़ चुके हैं, बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी भी। ये सिर्फ प्रैक्टिस ही आपने करनी है, मेन जो चीज़ थी वो मैंने आपको समझा दी। इसी तरह टेबल का साइज़, ये तो बॉर्डर की एग्जांपल थी। इस तरह अब ये साइज़ का एग्जांपल आ गया। अब ये देखें, इसमें आप अपनी मर्ज़ी के साथ जो है वो साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं। जो सा भी साइज़ आपने चेंज करना है वो आप कर सकते हैं। टेबल की अलाइनमेंट, टेबल का स्टाइल, इसको सिर्फ हम एक ओवरव्यू इसका ले लेते हैं, मगर इन सारी प्रॉपर्टीज़ को फिर आपने इम्प्लीमेंट भी करना है। ये सिर्फ अलाइनमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं। अब रिस्पॉन्सिव को चेक करते हैं कि रिस्पॉन्सिव में हो सकता है कि हमें कोई अच्छी चीज़ मिल जाए जो हमें बिल्कुल जी, इसमें इसको हम देखते हैं, चेक करते हैं। अच्छा, अब मैं इसको, अब आप देख सकते हैं कि उसका कंटेंट भी ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है।
तो इसको टेबल को भी आप रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, जिस तरह आप इमेज को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं उसी तरह आप टेबल को भी बना सकते हैं। अब रिस्पॉन्सिव ओवरफ्लो का मतलब क्या है कि जैसे ही मैं उसको चेंज करूं तो इसका जो स्टाइल है वो ओवरफ्लो हो जाए, मतलब कि उसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दे स्क्रीन के मुताबिक। तो ओवरफ्लो की जो प्रॉपर्टी है वो ये काम करती है। अगर हम इस कोड को कॉपी करते हैं, इसकी एग्जांपल, इसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा ज़रूरी है, इसलिए मैं इसको ना इम्प्लीमेंट करके आपको चेक करा देता हूँ। इधर हम एक फ़ाइल बनाते हैं सिंपल, उसके अंदर हम एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट रखते हैं, उसका नाम रख देते हैं CSS टेबल। इसको हम ओपन करते हैं। वैसे तो आप Notepad++ के अंदर ही करें इसको। और अब जब आप सेव एज़ करेंगे तो इसकी जो फाइल का नाम है वो आपने HTML रखना है, फिर ही वो फाइल जो है वो चलेगी। HTML आप एक्सटेंशन रखेंगे तो वो CSS को भी जो है वो चला देगा, मगर अगर आप CSS एक्सटेंशन रखते हैं तो उसके अंदर सिर्फ CSS की फाइल्स ही चलेंगी। इसलिए HTML जो है वो CSS को डायरेक्ट सपोर्ट करती है, तो इसलिए जो है वो चल जाती है। ये हमारा जो है वो, इसको हम रन करके चेक करते हैं। A responsive table will display a horizontal scroll bar if the screen is too small to display the full content. Resize the browser window to see the effect. To create a responsive table, add a container element like div with overflow को वैल्यू जो है वो ऑटो आपने देनी है। अगर आप इसको रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं, मैं इसको जो है वो स्मॉल साइज़ इसका करता हूँ। आप ये देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। ये आप चेक कर सकते हैं कि इसने मतलब कि ये नीचे लाइन बना दी है, मगर ये इसका साइज़ जो है वो छोटा नहीं हुआ। ठीक है, आप ये चेक कर सकते हैं कि ये नीचे बार आ गई है। इसकी समझ आ गई आपको क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ? सर एक बार फिर से बताइएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं ओवरफ्लो को यूज़ नहीं करता और इस जो है वो स्क्रीन को छोटा करता हूँ तो ये टेबल की जो विड्थ है, हाइट है, ये सारा आगे पीछे हो जाएगा, मतलब कि इसका फ्लो ख़राब हो जाएगा, कंटेंट आपस में मिक्स भी हो सकता है। मगर अगर मैं ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करता हूँ तो ये जो साइज़ है उस मतलब कि जो ब्राउज़र है उसका तो साइज़ छोटा कर देगा, मगर जो टेबल है वो अपनी जगह पे ही रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको छोटा करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि टेबल अपनी जगह पे ही मौजूद है, जबकि अगर आप आम HTML के अंदर जब टेबल बनाएंगे ना तो स्क्रीन को छोटा करेंगे तो वो टेबल भी साथ ही छोटा हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? समझ आ गई कि नहीं? जी सर, आगे समझ। ठीक है, मतलब कि अगर आप ये सिंपल ओवरफ्लो को यूज़ कर लेते हैं तो आपके टेबल को वो क्या मतलब कि ख़राब नहीं होने देगा, जो उसका ओरिजिनल व्यू है वही आपको मोबाइल पे भी नज़र आएगा। आगे समझ? यस सर। ठीक है, इसकी फिर आप जो टास्क मैं आपको दूंगा वो आप करेंगे तो आपको मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी। ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये आएगा। अच्छा, उस तरह अब हम चलते हैं CSS डिस्प्ले के अंदर। The display property specifies if how an element is displayed, कि एलिमेंट जो HTML का है उसने डिस्प्ले कैसे होना है, ये प्रॉपर्टी डिफाइन करती है। अब हमने इसको जो है वो इसकी एग्जांपल चेक करते हैं। डिस्प्ले नन इज कॉमनली यूज्ड विद जावास्क्रिप्ट टू हाइड एंड शो एलिमेंट्स विदाउट डिलीटिंग एंड रिक्रिएटिंग देम। टेक अ लुक एट आवर लास्ट एग्जांपल ऑन दिस पेज इफ यू वांट टू नो हाउ दिस कैन बी अचीव्ड। अच्छा, अगर आप डिस्प्ले नन ना भी लिखें तो जो स्क्रिप्ट के एलिमेंट में कोई भी CSS का आप कोड लिखेंगे तो उसका डिस्प्ले की वैल्यू नन ही होगी ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट। तो अब हम देखते हैं इसको
अब मैंने क्या किया है जी, इसमें जो लिस्ट है उसको मैंने इनलाइन किया है। अगर मैं इसका जो है वो वैल्यू नन, अब ये देख सकते हैं कि डिस्प्ले हो ही नहीं रहा। ठीक है, मतलब आप चाहते हैं कि कोई भी चीज़ को जो है वो चीज़ बनी तो है मगर मैं यूज़र को डिस्प्ले नहीं करवाना चाहता, तो ऑटोमेटिकली मैंने उसकी वैल्यू क्या कर देनी है, नन। अगर मैं उसको जो है वो इस डिस्प्ले की और भी मज़ीद वैल्यू हैं, ज़रूरी नहीं कि वो इनलाइन ही है, और भी प्रॉपर्टीज़ हम इसकी जो है वो देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि अब वो आपने इम्प्लीमेंट तो कर लिया मगर आप चाहते हैं कि ये इम्प्लीमेंट एक जगह पे ना हो, दूसरी जगह पे हो। जिस जगह पे आपने नहीं करना उसको आप नन कर दें, जिस जगह पे करना उसको आप इनलाइन कर दें। समझ आ गई इसकी? जी सर। ठीक है, ये ध्यान से समझे, मैंने एंड पे फिर पूछना सबसे। जिस चीज़ की समझ नहीं आती वो फ़ौरन आपने बताना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो ब्लॉक का है वो स्पैन के अंदर यूज़ होता है। अब आप इसको देखें, स्पैन डिस्प्ले ब्लॉक और डिस्प्ले प्रॉपर्टी विद स्पैन अ वैल्यू ऑफ ब्लॉक। अब इसके अंदर कोई चीज़ अगर मैं लिखता हूँ, ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि ये ऊपर में भी स्पेस क्रिएट करेगा और नीचे भी स्पेस क्रिएट करेगा। जो भी चीज़ आपने स्पैन के अंदर लिखनी है उसकी एक अलग लाइन ऑटोमेटिकली वो क्रिएट कर देगा, जो भी स्पैन के अंदर आप लिखेंगे। फॉर एग्जांपल इस स्पैन के अंदर भी जो है वो ऑटोमेटिकली एक न्यू लाइन अगर आपने क्रिएट करनी है तो वो स्पैन की मदद से जो है वो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये पहला स्पैन है अ डिस्प्ले प्रॉपर्टी विद, आपने उस लाइन को काटना है तो आप स्पैन का इस्तेमाल करें, नया स्पैन बना लें तो वो ऑटोमेटिकली उन सब को क्या करेगा, ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट कर देगा अगर आपने वो न्यू लाइन पर कोई चीज़ लिखनी है। सिंपल इसका ये मतलब है। उसके बाद अच्छा, ये किधर गई है रिक्वेस्ट? अच्छा, चलें हम इसको जो है वो अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हेलो, जी सर। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, वो मेरे हाल में नेट डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ी देर के लिए। जी सर, आ रही है। अच्छा अच्छा, अब हम जो है वो मैक्स विड्थ और मैक्स विड्थ के जी सर। एलिमेंट को हम क्या करेंगे। I mentioned in the previous chapter a block level element always takes up with full width available, stretches out to the left and right as far as it can. Setting the width of a block level element will prevent it from stretching out to the edges of its container. मतलब कि अगर किसी चीज़ को आपने किसी बंद करना है किसी पिंजरे के अंदर, तो वो है विड्थ उसकी, आपको उसके किसी एलिमेंट के अंदर आप ये प्रॉपर्टी सेट करेंगे तो उसके अंदर ही वो अपने कंटेंट को रखेगा, बाहर नहीं जाने देगा। तो इसकी ये भी इम्पॉर्टेंट है मैक्स विड्थ, इसको आपने बड़े ध्यान से समझना है, इसका मैंने ज़्यादा पूछना है आपसे। अब हम इसकी एग्जांपल अगर हम ले लें, ये दो डिव बनाई हैं, एक के अंदर उसने मैक्स विड्थ इस्तेमाल किया है और एक के अंदर सिर्फ विड्थ इस्तेमाल किया है। पहले हम देखेंगे कि मैक्स विड्थ क्या होता है और मैक्स विड्थ क्या होता है। इन दोनों का पहले एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसकी विड्थ जो है वो मैंने 500 रखी हुई है और इसकी विड्थ जो है वो मैंने
दोनों की 500 रखी हुई है और मार्जिन दोनों का ऑटो है, बाकी वैल्यू सारी सेम है। सिर्फ मैंने क्या किया है, एक को विड्थ रख दिया और एक को मैक्स विड्थ रख दिया। अब इन दोनों के ड्रैग द ब्राउजर विंडो टू स्मॉलर देन 500 पिक्सल्स वाइड टू सी द डिफरेंस बिटवीन द टू divs। अच्छा, अब आप ये देखते हैं कि जो मैंने मैक्स विड्थ लिखा है उसके अगर हम कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट करा है। ये अब देखें, जो सिर्फ विड्थ है उसने अपने आप को जो है वो उधर ही रखा है, चेंज नहीं होने दिया, मगर जो विड्थ का है उसने अपने आप को चेंज कर लिया है। अब ये फ़र्क आपको नज़र आया, सिर्फ विड्थ और मैक्स विड्थ में क्या फ़र्क, मतलब कि जितनी विड्थ उसकी सेट की हुई है उधर तक तो वो ठीक चल रहा है। ये आप देख सकते हैं कि उसका कंटेंट उसके बाहर नहीं निकल रहा, मगर ये दूसरा अगर विड्थ आप देखें तो उसने अपने आप को उधर ही जगह पे रखा है, उसने चेंज नहीं किया। अब ये देखें, ये इधर तक जो विड्थ है ना इसकी, ये देखें जैसे ही 500 से कम हुई उसने अपने आप को ऑटो एडजस्ट करना जो वो स्टार्ट कर दिया सिर्फ विड्थ वाले एलिमेंट ने। इसकी समझ आ गई आपको, विड्थ और मैक्स विड्थ में क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क है बताइएगा ज़रा। सर आपने ये एग्जांपल दिया कि किसी चीज़ को अगर आपने पिंजरे के अंदर बंद करना है तो वो इसकी मदद से हो सकता है कि ये अपने आप को खुद ही एडजस्ट कर लेगा। बिल्कुल मैक्स विड्थ जो है, बिल्कुल यही चीज़ है। आप चाहते हैं कि वो बाहर निकले ही ना, जो मर्जी हो जाए उसने अब बाहर नहीं निकलना, उस बॉक्स के अंदर ही वो रहे, तो फिर आपने कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है, मैक्स विड्थ। बिल्कुल मैक्स विड्थ की प्रॉपर्टी आपने इस्तेमाल करनी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, जो है पोजीशन। CSS लेआउट द पोजीशन प्रॉपर्टी क्या करती है जी, स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ पोजीशनिंग मेथड यूजिंग फॉर एन एलिमेंट स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट और स्टिकी। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं पोजीशन की। इसको हम बारी बारी प्रॉपर्टी को जो है वो एक्सपेरिमेंट इसका करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो तो है जी स्टैटिक प्रॉपर्टी, पोजीशन इसकी स्टैटिक है, एलिमेंट स्टैटिक नॉट पोजीशन इन एनी स्पेशल वे, इट ऑलवेज पोजीशन अकॉर्डिंग टू नॉर्मल फ्लो ऑफ द पेज। जो भी उसका फ्लो होगा पेज का उसके मुताबिक वो अपने आप को एडजस्ट जो है वो करती रहेगी। ये आप देख सकते हैं कि ये जो डिव हमने बनाई है वो ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर रही है पेज के मुताबिक। अगर आपने इस तरह की उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करनी है तो आप सिंपल उस डिव को जो है वो उसकी पोजीशन को जो है वो स्टैटिक आप रख सकते हैं। अच्छा, अब हम अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। अब प्रॉपर्टी है रिलेटिव की। ये मैंने बहुत सारे कोड्स के अंदर जो है वो ये प्रॉपर्टी देखी है। एन एलिमेंट विद पोजीशन रिलेटिव इज पोजीशन रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। अब हम सेटिंग द टॉप, राइट, bottom and left properties of relatively positioned element will cause it to be adjusted away from its normal position, will not be adjusted fit into gap left by the element। अब हम इसको चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या फ़र्क है। बिल्कुल जी फ़र्क आपको ये नज़र आ रहा ही होगा कि जैसे इसने अपने आप को चेंज नहीं किया। अब ये देख सकते हैं कि ये अब ये देखिए जो भी कंटेंट उसके मुताबिक ये अपने आप को सेट कर रहा है। अब ये जैसे इसका कंटेंट जो है वो पूरा हो जाएगा तो ये अपने कंटेंट भी अपने आप को जो है वो, अब ये देखें बॉक्स का साइज चेंज हुआ है। यस सर। ठीक है, ये इस प्रॉपर्टी से होता है कि बॉक्स अपना साइज भी चेंज कर ले जैसे है वो एलिमेंट। अब दूसरी पिछली जो हमने प्रॉपर्टी देखी थी उसमें बॉक्स का साइज चेंज नहीं हो रहा था, मतलब कि स्टैटिक में वही साइज था जो था उसका, इसी तरह ही था ना।
जी सर। मगर रिलेटिव जब जी आप सर। रखेंगे तो वो बॉक्स अपना साइज भी चेंज कर सकता है। ये जी। आपने ध्यान रखना है, ये मैंने आपसे पूछना है कि स्टैटिक में वो अपना साइज चेंज नहीं करेगा, रिलेटिव में वो अपना साइज चेंज करेगा। अब इसकी बाकी जो तीन जी सर। प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम देखते हैं, उसके अंदर क्या डिफरेंस है। एक फिक्स्ड पोजीशन है, ज़ाहिर सा नाम से ही वो पता लग रहा है उसका। ठीक है, इसमें उसने दिस डिव एलिमेंट पोजीशन है फिक्स्ड। अब ये देखें, उसको उसने उसकी विड्थ जो भी दी हुई है उस विड्थ के मुताबिक जो है वो उधर एक फिक्स पोजीशन में वो, हम अगर किसी चीज़ को चाहें कि जो मर्जी हो जाए, चाहे वो वेबसाइट तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, मगर वो डिव जो है अपनी जगह से नहीं हिलनी चाहिए किसी भी सूरत में। तो उसके अंदर फिर आप जो है वो पोजीशन उसकी फिक्स्ड आप कर देंगे, तो जिधर वो पड़ा होगा, मतलब कि उसकी विड्थ जो है वो 300 पिक्सल्स है, बॉटम ज़ीरो है, राइट भी ज़ीरो है, बॉर्डर उसका ये है। तो आप ये देख सकते हैं कि इधर अगर वो एलिमेंट है ना, तो मैं इसको छोटा करूं बड़ा करूं, उसने वो अपने साइज पोजीशन को चेंज नहीं करना, जो भी उसकी पोजीशन है वो फिक्स्ड है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये, अब ये देखें, ये बॉक्स का साइज भी चेंज नहीं हो रहा और ना ही इसकी जो है वो, मगर इसका जो पोजीशन है वो अपनी जगह पे उसी तरह ही है। अब ये देखें, मैं कंटेंट के ऊपर कंटेंट भी आ गया मगर उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। समझ आ गई इसकी? जी सर, आगे। ठीक है, वो अपनी जगह पे कायम है। जी। जिस तरह वो नवाज शरीफ कायम रहा था ना कुर्सी के ऊपर, अदालत ने निकाला है तो वो निकला है, अदरवाइज उसने अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी, जो मर्जी हो जाए। ये भी उसी तरह ढीठ है, इसने अपनी जगह से नहीं हिलना जुलना। अच्छा, अब हम देखते हैं एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी को। ये रिलेटिव और एब्सोल्यूट, ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों जो है वो आपने अच्छी तरह इसकी ये देखा, रिलेटिव की एग्जांपल भी आ गई ऊपर और एब्सोल्यूट की एग्जांपल भी आ गई। अब इसमें थोड़ा सा जो है वो ये मज़ेदार टॉपिक हो गया है, दोनों इकट्ठी एग्जांपल उसने दे दी हैं। अब रिलेटिव और एब्सोल्यूट का फ़र्क आपने, इस फ़र्क को आपने समझना है। अच्छा, element with position absolute is positioned relative to the nearest position ancestor instead of positioned relative to the viewport like fixed। अच्छा, अब इसमें क्या किया है जी, पोजीशन उसकी रिलेटिव है और मैंने इस पहली क्लास के अंदर जो है वो दूसरी क्लास को फिक्स किया है, मतलब कि एक डिव जो है जिसकी पोजीशन है रिलेटिव, उसको मैंने उस रिलेटिव पोजीशन के अंदर जो है वो एब्सोल्यूट पोजीशन वाला एलिमेंट जो है वो प्लेस करवा दिया है। अब इसकी जो है वो मैं पोजीशन को चेंज करके चेक करता हूँ। अच्छा, अभी आप देख लें कि जो बॉक्स है उसने अपनी पोजीशन जिधर तक वो उसकी पोजीशन थी, मतलब कि विड्थ 200 है और हाइट 100 पिक्सल्स है, वहाँ तक तो वो चेंज करेगा, मगर जैसे ही मैं उसका उससे कम करूँगा तो वो अपनी जगह पे ही रहेगा, फिर वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। मगर आप ये देख सकते हैं कि जो नीचे किधर गई है डिव, दिस डिव हैज़ पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है, वो अपने साइज को चेंज कर रही है। ये आप देखें ज़रा, ये देखें, यहाँ तक उसने क्या किया, अपने जो भी बॉक्स था वो अपने उस साइज़ के अकॉर्डिंग ही है, उसने अपने साइज़ को सेट चेंज नहीं किया। एन एलिमेंट विद पोजीशन एब्सोल्यूट इज पोजीशन रिलेटिव टू द नियरेस्ट पोजीशन एंसेस्टर, मतलब कि वो जब तक बॉक्स का साइज़ जो मैंने सेट किया है उधर तक है तो वो अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करता रहेगा। जैसे ही वो साइज़ उसे कम हुआ है तो उसने अपनी पोजीशन उधर ही रखी है, उसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। बेशक वो उसके अंदर भी आप अगर रख लें तो वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। अब ये देख लें, जो उनके दरमियान में जो साइज़ है ना वो उसी वही साइज़ रह रहा है। ये देखें, अब जैसे मैंने वो जो विड्थ उसकी सेट थी उसके मुताबिक वो चेंज हो गया।
अच्छा अब हम, अच्छा इसकी समझ आ गई आपको? सर इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, एक बार फिर से बता दें। क्या कन्फ्यूजन है ये बताएं। मतलब कि एक रिलेटिव क्लास के अंदर मैंने एब्सोल्यूट का जो है वो एलिमेंट, एक को मैंने एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी दिया है जिसका मैंने टॉप की वैल्यू मैंने 80 पिक्सल्स दी हुई है, विड्थ उसकी 200 है और हाइट भी उसकी 100 है। और उसके अलावा ऊपर वाले की विड्थ 400 है, मतलब कि जो भी विड्थ मैंने उसकी दी हुई है, और हाइट एक की 200 पिक्सल्स है। इसकी मैं हाइट जो है वो कम करता हूँ, अब आपको समझ आएगी इसकी। ठीक है, अब ये देखें इसकी मैंने हाइट कम की है तो ये अपनी हाइट को एडजस्ट कर लेगा, मगर जो उसके अब देखें जाहिर सी बात है उसको नीचे वाला भी एडजस्ट करना चाहिए था, मगर उसने एडजस्ट जी नहीं सर। किया, वो पोजीशन उसकी जी। एब्सोल्यूट ही रही है। जी। ठीक है, अगर आगे मैं समझ। उसका जी इसको भी मैं कम कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये देखें उस अपने पोजीशन के मुताबिक वो एडजस्ट हो रहा है, मतलब कि उसने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी, वो अपनी पोजीशन के अंदर ही है, मगर उसका कंटेंट बेशक बाहर चला गया है। अगर हम इसका जो है वो फिक्स्ड रखते हैं तो फिर ये अपने अंदर जो है वो इसने अपना जगह चेंज ही नहीं करनी थी, मतलब कि अगर मैंने इसको दिस डिव एलिमेंट हैज पोजीशन पे कर दिया ना तो ये अपनी पोजीशन के मुताबिक ही सेट है। जी सर। ठीक है, अच्छा अब इसकी हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर एक स्टिकी है पोजीशन, एन एलिमेंट विद पोजीशन स्टिकी इज पोजीशन बेस्ड ऑन द यूजर स्क्रॉल पोजीशन। बिल्कुल, इसकी तो वैसे ही आपको इधर से समझ आ जानी चाहिए कि यूज़र वो कंटेंट ऊपर अगर जाएगा भी तो यूज़र को डिस्प्ले होता रहेगा। ये देखें उसके ऊपर दूसरा कंटेंट जो है वो आ रहा है, तो अगर ये बॉक्स की पोजीशन आप रखेंगे तो वो बॉक्स अपना व्यू जो है वो अपनी ख़त्म नहीं करेगा, वो फिर भी आपको नज़र आता रहेगा बेशक आप कंटेंट को स्क्रॉल भी करते रहें। तो ये प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है। जी सर। समझ आ गई आपको? जी सर आ गई। अच्छा, अच्छा अब इसका मैं एक टास्क दूंगा, फिर इंशाल्लाह ताला आपको ना इसकी मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी। जैसे पूरे का पूरा एक इंशाल्लाह ताला मैं आपको दूंगा थीम, तो उसको आपने देखना है, तो फिर आप उसकी प्रैक्टिस जितनी करेंगे तो वो आपको समझ आ जाएगी। ये टॉप जी सर। लेफ़्ट की स्पेस, अगर आप टॉप लेफ़्ट इसका ये है, बॉटम लेफ़्ट ये है, टॉप राइट और बॉटम राइट ये है, और सेंटर्ड है, ये सारी पोजीशन भी आप इमेज की फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि ये जो एरिया है इसको सेस करना है तो वो आप टॉप लेफ़्ट से सेस कर सकते हैं। अगर उसका सेंटर आपने सेस करना है तो आप सेंटर्ड की प्रॉपर्टी से सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको देखूं तो आप ये देख सकते हैं कि सेंटर्ड का एरिया जो है उसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि इमेज जो इमेज है उसके सेंटर में अगर आपने कोई चीज़ लिखनी है तो इसके लिए फिर ये आपने प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ करनी है। हाँ, इसमें ओपेसिटी का जो है वो एक प्रॉपर्टी इसमें ज़्यादा इस्तेमाल हुई है। ओपेसिटी का ये है कि जो ब्लर आप पिक्चर को अगर आप करना चाहते हैं तो वो ओपेसिटी को कहते हैं ब्लर। अगर आप इसकी ओपेसिटी को कम कर देंगे तो वो आप इसका इफेक्ट देखें वो मज़ीद ब्लर हो गई है। अगर आप इसकी ओपेसिटी को जितना ज़्यादा करेंगे तो उतनी ज़्यादा वो क्लियर इमेज जो है वो शो होगी। अब ये देख सकते हैं कि वो बिल्कुल क्लियर वाली इमेज हमें जो है वो शो हो चुकी है। इसकी जितनी वैल्यू कम करेंगे तो उतनी ज़्यादा ब्लर होती जाएगी, ये देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पिक्चर के ये उस जब आप एक पूरे का पूरा थीम बनाते हैं, आप ये लिस्ट में यूज़ होगी ये प्रॉपर्टी CSS की। आप चाहते हैं कि मैंने राइट मतलब कि पिक्चर के बिल्कुल टॉप लेफ़्ट पे मैंने जो है वो चीज़ लिखनी है, तो उसके लिए फिर आपने क्या करना है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है? जाहिर सी बात है टॉप लेफ़्ट की ही प्रॉपर्टी आप इस्तेमाल करेंगी। यस सर। ठीक है, उसकी विड्थ जो है वो हाइट है और ये सारी चीज़ें। क्लास सेंटर है, क्लास हमने बनाई, उसकी पोजीशन जो है वो हमने एब्सोल्यूट कर दी। अब ये देखें टॉप 500% और विड्थ उसकी 100% है, और टेक्स्ट लाइन मैंने सेंटर कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली सेंटर के अंदर जो टेक्स्ट है वो उसका
शो हो जाएगा। इस तरह आपने सेंटर में वो शो करना है। टॉप की प्रॉपर्टी और पोजीशन की प्रॉपर्टी, ये आपको जो है वो इसके बारे में पता होना चाहिए। जी सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये पोजीशन वाला जो है वो हमारा ख़त्म हो चुका है। इस ये मैक्स विड्थ और पोजीशन वाला जो टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसका जो है वो अगला टॉपिक चले मैं आपको नहीं करवाता। मगर ये पोजीशन वाला जो टॉपिक है ना, ये अभी आप कह लें कि 20% ही आपको समझ आया है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ये तभी आपको जो है वो, आपको मैं एक थीम सेंड करता हूँ, उस थीम के ऊपर आपने जो है वो इसकी पोजीशन की सारी प्रॉपर्टीज़ की जो है वो प्रैक्टिस करनी है। जी सर। ठीक है, और ये बड़ा ज़रूरी है CSS के अंदर कि आप अपनी मर्ज़ी से, अब जाहिर सी बात है आपको मैं कोई थीम देता हूँ और मैं आपको कहता हूँ कि ये वाला जो टेक्स्ट है ये इस जगह पे ही आना चाहिए, तो उस जगह पे ही वो टेक्स्ट लिखने के लिए आपको फिर ये पोजीशन का पता होना चाहिए। उसके अलावा फिर आप जो है वो उस टास्क को जो है वो सही तरह से परफॉर्म नहीं कर सकती। एक जी सिलेक्टर और एक पोजीशन, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो मस्ट पूछी जाती हैं आपसे। अगर CSS कोई पूछे ना, CSS आती है आपको, आप कह दें जी आती है, तो वो आपसे सिलेक्टर का और पोजीशन का सवाल मस्ट करेगा। बल्कि आपको जो उधर टास्क मिलेगा वो भी पोजीशन के मुतालिक ही होगा। वो आपको कह देंगे कि हाँ भाई इमेज तो आपने लगा ली, बहुत अच्छा हो गया, अब इस इमेज को वेबसाइट के सेंटर में सेट करें, इस इमेज को वेबसाइट के फुटर में सेट करें। ठीक है, तो जी। वो आप कैसे करेंगी? पोजीशन के मदद पोजीशन। से। इसमें जितनी भी पोजीशन हमने पढ़ी हैं, 5 पोजीशन हमने पढ़ी हैं, उनको आपने प्रैक्टिकली तौर पे देखना है। कल दोबारा हम इसका जो है वो देखेंगे कि आपने क्या प्रैक्टिकल इसका किया है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये लिस्ट, टेबल, डिस्प्ले, मैक्स विड्थ और पोजीशन, 5 टॉपिक हमने आज कवर किए हैं। इन 5 टॉपिक जी। को आपने इम्प्लीमेंट करके एक ही फाइल के अंदर आपने मुझे कल दिखाना है। हम इसको फिर मज़ीद एग्जांपल इसकी देखेंगे और आपको मैं एक थीम से सेंड करता हूँ जिसके अंदर आपने इन तीनों प्रॉपर्टीज़, इन 5 प्रॉपर्टी जो टॉपिक है उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। जी सर। ठीक है, जिनमें ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट है पोजीशन, बाकी भी जी। इम्पॉर्टेंट है मगर पोजीशन जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जी सर। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे थोड़ा सा जो है ना, जो भी आपको समझ आया वो थोड़ा सा जो है वो मुझे रिपीट कर दें, आप जो भी समझ आइए आपको। जी सर। सबसे पहले आपने ओवरफ्लो का पहले हमने लिस्ट पढ़ा, टेबल्स, उसके बाद आपने ओवरफ्लो का बताया कि इसमें हम ओवरफ्लो में बताया कि टेबल का ओरिजिनल व्यू जो है वो ख़राब नहीं होता। ठीक है। जी तो उसके बाद कि डिस्प्ले का बताया कि एलिमेंट को किस तरह से डिस्प्ले करना है। अगर हम चाहते हैं कि ये एलिमेंट शो ना हो तो हम उसको नन कर देंगे। तो अगर हम उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे, फिर उसकी वैल्यू रख देंगे। हाँ जी। तो उसके बाद स्पैन का बताया कि इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो मतलब न्यू लाइन, अगर हम चाहते हैं न्यू लाइन क्रिएट करना चाहते हैं तो उसको हम फिर स्पेन के अंदर लिखेंगे। हाँ जी। उसके बाद आपने बताया कि पोजीशन का बताया कि पोजीशन हमने अगर किसी टेक्स्ट की पोजीशन, पिक्चर के ऊपर टेक्स्ट की पोजीशन क्या होनी चाहिए या फिर पिक्चर की पोजीशन क्या होनी चाहिए, ये सब कुछ हम पोजीशन की मदद से करेंगे। तो उसके बाद आपने इसमें स्टैटिक बताया कि जो भी पेज का फ्लो होगा वो अपने अपने आप को खुद ही एडजस्ट कर लेगा स्टैटिक में। हम्म। तो रिलेटिव में ये है कि बॉक्स का साइज भी साथ में चेंज होगा। स्टैटिक में नहीं होगा बॉक्स का साइज चेंज, लेकिन रिलेटिव में होगा। तो फिक्स में ये होगा कि जो हमारा टेक्स्ट है वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा, अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। और उसके बाद आपने एब्सोल्यूट का बताया और ओपेसिटी का बताया कि ये ब्लर करेगी। अगर पिक्चर को हम ब्लर करना चाहते हैं तो मतलब जितनी वैल्यू हम कम कर देंगे इसकी तो पिक्चर उतनी ब्लर होती जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक और इसकी एग्जांपल समझा देता हूँ कि जिस तरह हमने सिलेक्टर्स में देखा था ना कि ये जो क्लास हमने इम्प्लीमेंट की है ये किस किस एलिमेंट के ऊपर जाके इम्प्लीमेंट होनी चाहिए और किसके ऊपर नहीं होनी चाहिए, ये काम हमने जी। किया था सिलेक्टर्स के अंदर। जी। दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेक्टर्स के बाद टॉपिक है वो है पोजीशन। पोजीशन में हम क्या करते हैं कि अपना जो CSS के अंदर जो हो गई है इम्प्लीमेंट उसकी पोजीशन क्या होनी जी। चाहिए और किस सिनेरियो के अंदर वो पोजीशन चेंज हो, किस सिनेरियो के अंदर वो ना हो।
ठीक है। जिस तरह जी आप स्टिकी हमने पोजीशन देखी कि वो अपने आप को पेस्ट कर लेती है, मतलब कि अगर आप उसको स्क्रॉल भी करें पेज के कंटेंट को ऊपर नीचे भी करें मगर वो अपनी पोजीशन पे स्टिक हो जाएगी, वो आगे पीछे जी नहीं हो सकती। जी ठीक है। इसका मतलब क्या कि आपने उसके पोजीशन को आप चेंज कर रहे हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। जी सर। इसकी समझ आई है, इसका डिफरेंस समझ आ गया है सिलेक्टर और पोजीशन का। ये दोनों बहुत जी सर। इंपॉर्टेंट है। पिछले लेक्चर में सिलेक्टर्स था और अगले लेक्चर में पोजीशन है। जी ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको जो है वो कोई भी थीम दूंगा तो उस थीम के अंदर ये दो चीज़ें तो मस्ट, हर वेबसाइट के अंदर ये दो चीज़ें मस्ट यूज़ होंगी। तो इसलिए आपने जी सर। पोजीशन की जो है वो प्रैक्टिस करनी है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो इंशाल्लाह ताला उसको जो कल के लेक्चर में है उसमें हम जो है इसको डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। जी सर इंशाल्लाह। ठीक हो गया, चलिए सही है, ओके।